नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। मैं हूँ रवि और शुरुआत करने जा रहे हैं हमारी कथा नंबर 5। तो सबसे पहले पहली 15 मिनट हम बात करेंगे कि इकोनॉमी के बारे में क्या चल रहा है। कुछ 5-6 टॉपिक उस पे बात करेंगे और फिर आपके सवाल और जवाब लेंगे। अगर आप मेरा पोर्टफोलियो या मुझे कौन से स्टॉक पसंद आते हैं या किस स्टॉक को या म्यूचुअल फ़ंड को मैं फ़ॉलो करता हूँ वो देखना है, तो तुम मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके वो लिंक पे क्लिक कर सकते हो और तुम मेरे कमेंट पे भी क्लिक करके वो देख सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप देख सकते हो। और अभी स्टार्ट करने वाले हैं कि सबसे पहला टॉपिक लेते हैं कथा का। मैं कथा के टॉपिक ओपन करता हूँ। संडे का दिन है तो हम मार्केट के बारे में अभी बात नहीं करेंगे। हम मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे को उसके बारे में बात करते हैं। सैटरडे संडे हम यूजुअली जनरल बात करते हैं कि कैसा चल रहा है, आगे क्या हो सकता है शेयर मार्केट में। तो सबसे पहला टॉपिक है अभी चाइना ताइवान का। तो आपने सुना होगा कि चाइना ने शुरू कर दिया है कुछ ड्रिल करना ताइवान के आसपास, अपनी मिलिट्री ड्रिल स्टार्ट कर दी है। तो आपको पता होगा कि मैंने अभी न्यूज़ में पढ़ा कि वो ड्रिल करना ख़त्म हो गया है, लेकिन ताइवान ने बोला है कि अगर ऐसा कुछ भी चाइना हमला करता है तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई है। देखो, चाइना का पहले से काम ये रहा है कि दूसरी कंट्री को डराओ, दूसरी कंट्री का एरिया ले लो और अपना एरिया बढ़ाओ। क्योंकि ऐसा मैंने सुना है कि चाइना के जो जो बहुत सारे पहले जो उनके एंसेस्टर ने जो उनका जो मूलभूत संविधान लिखा है उसमें लिखा है कि उनको अपना अस्तित्व टिकाने के लिए उनको अपना एरिया बढ़ाना पड़ेगा। और दुनिया में कोई भी रहे या ना रहे, लेकिन चाइनीज़ का अस्तित्व रहना चाहिए और उसके लिए उनको दूसरे लोगों को डराना भी पड़ेगा। इसीलिए उनका तुम सिंबल भी देखोगे तो ड्रैगन है, मतलब किसी को खा जाने वाला, किसी को डराने वाला, ऐसा है। तो देखो शेयर मार्केट पे इसकी क्या इफ़ेक्ट रहेगी। तो शेयर मार्केट देखो, अगर ऐसी कोई भी न्यूज़ आती है ना तो शेयर मार्केट में जो भी लॉन्ग पोजीशन लेता है या इन्वेस्टिंग करता है वो कुछ दिनों के लिए संभल जाता है। तो मार्केट को अप होने के चांसेस ऐसी न्यूज़ कम कर देते हैं। लेकिन ये चीज़ चाइना करेगा या नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता चाइना ऐसा कोई भी स्टेप ले सकता है। क्योंकि आपको एक सिंपल सी बात समझनी होगी कि चाइना का काम है डराना। वो ट्राई करेगा, उसको ताइवान चाहिए, लेकिन अमेरिका का ताइवान को पूरा सपोर्ट है, इतना ध्यान रखना। और दूसरी बात ये होती है कि देखो, मैं यूएसए पे इतना ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ। क्योंकि यूएसए क्या है यार, कि यूएसए का काम है दूसरे देशों को लड़वाना, अपने ज़्यादा हथियार बेचना और उसमें से पैसा कमाना। क्योंकि यूएस जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसका ज़्यादातर फंडिंग आता है जो कंपनियां वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग करती है, वहाँ से फंडिंग आता है। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर जैसे कि कोई बीजेपी गवर्नमेंट है, अगर उसको वेपन्स बनाने वाली कंपनियां ज़्यादा फंडिंग करती है तो ऐसा हो सकता है कि जो अगर बीजेपी गवर्नमेंट चुन के आती है तो वो उनको ज़्यादा फेवर करे। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि यूएस में कैसा होता है, कैसे चलता है, वहाँ का पॉलिटिक्स कैसे चलता है। तो ऐसे मैंने पढ़ा है कि ये वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ, वो लोग यूएस गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उनको ज़्यादा पैसा देते। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जो बाइडेन ने रशिया यूक्रेन करवाया, अभी वो लड़ाई रुक भी नहीं रही है। तो उसकी वजह से आप देखोगे कि जो माहौल है दुनिया का वो बिगड़ रहा है। और इसीलिए मैं डेमोक्रेटिक पार्टी को यूएस में सपोर्ट नहीं करता। रिपब्लिकन पार्टी को जो डोनाल्ड ट्रंप की है उसको मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप से गलतियाँ हुई है कि वो बहुत बड़ बोला था, बहुत ही बोलता था। वो चाइना के बारे में या किसी और भी कंट्री के बारे में हर रोज़ कुछ ना कुछ बयान देता रहता था कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन देखो, स्मार्ट पॉलिटिशियन वो होता है जो बाहर आके कुछ ना बोले और अंदर से अपना पूरा काम करे। ऐसे स्मार्ट पॉलिटिशियन बनते हैं। अगर तुम सब कुछ अपनी स्ट्रेटजी बाहर जाके बता दोगे कि मैं ये करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ, तो सारी दुनिया को पता चल जाएगा। और दुनिया भी पागल नहीं है, वो लोग भी अपना स्टेप्स लेंगे जैसे वो लोग अपने कंट्री को कैसे प्रोटेक्ट करें। तो चाइना ताइवान के बारे में यही कहना है कि ये अच्छी न्यूज़ नहीं थी। अभी चाइना ने मिलिट्री ड्रिल अपनी ख़त्म कर दी है, लेकिन ये अच्छी न्यूज़ नहीं है मार्केट के लिए। इसीलिए मार्केट कुछ दिनों के लिए संभला होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। और
अगर ऐसा कुछ चाइना करता है तो वो जीतेगा तो नहीं, और भी कंट्री के लोग उसके सपोर्ट में आ जाएंगे, जैसे कि अमेरिका है, जो भी है, शायद इंडिया भी सपोर्ट करे ताइवान को। तो ऐसा नहीं होगा, पर होगा तो मुझे लगता है 60 to 70% चांसेस जीतने के ताइवान के हो गए। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक उसका लेते हैं कि अभी तुमने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि, न्यूज़ में क्या पढ़ा होगा, आपने खुद महसूस किया होगा कि इंडिया में गर्मी बहुत ही बढ़ रही है। मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि 46-48 डिग्री इतना तक हाई टेम्परेचर जा रहा है। दोपहर को 12 से 3-4 बजे तक तुम बाहर ही नहीं आ सकते। मतलब सबसे पहला ये है कि मैं ये गर्मी की बात स्टॉक मार्केट में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बात आपको ये समझनी है कि गर्मी बढ़ने का सबसे पहला रीज़न है ट्रीज़, जो पेड़ पौधे हैं वो इंडिया में बहुत ही कम हो रहा है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, वो अच्छी बात है इकोनॉमी के लिए, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ही बुरी बात है। तो सबसे पहले ट्रीज़ ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही बढ़ रहा है, उसकी वजह से जो धुआं निकल रहा है उसकी वजह से टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है। तीसरी बात यह है कि इंडिया में बहुत सारे लोग पहले की तुलना में, 10 साल पहले की तुलना में अभी सबके घर में मोस्टली एयर कंडीशन आ गया है, उसकी वजह से भी धुआं बढ़ रहा है। तो ये 3 मेन रीज़न है, और भी रीज़न हो सकते हैं, लेकिन ये मेनली 3 रीज़न है। और इसका इफ़ेक्ट, मैं इस टॉपिक की बात क्यों कर रहा हूँ, शेयर बाज़ार की हम यहाँ पे बात करते हैं तो दिल से बात करते हैं। इस चैनल का नाम इसीलिए मैंने दिल से रखा है कि दिल से रे रवि। मेरा फेवरेट सॉन्ग है शाहरुख खान का कि दिल से रे दिल से रे, और उसका वो सॉन्ग मुझे पसंद है। और मैं सोच रहा था कि अपनी चैनल का नाम क्या रखूं, तो मैंने सोचा बात करूंगा, मैं दिल से बात करूंगा, लोगों को उल्लू बनाने के लिए या पैसे ठगने के लिए मैं बात नहीं करूंगा। यहाँ मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ सब्सक्राइबर्स या व्यूज़ पाने के लिए मैं चैनल स्टार्ट किया है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि तुझे समझ है शेयर बाज़ार की, तो तुझे ऐसी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए। और मुझे भी अपने व्यूज़ देने का पसंद है कि किसी इकोनॉमिक या पॉलिटिकल कोई भी न्यूज़ हो तो उसके बारे में मैं अपनी राय रखता हूँ, और ज़्यादातर मेरी राय सही होती है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं अपनी राय रखता हूँ, लेकिन यूट्यूब से मैं ज़्यादा लोगों से पहुँच सकता हूँ। अभी मैं ज़्यादातर लोगों के साथ स्टॉक मार्केट की बात करता था तो वो लोग बोलते थे कि अगर तेरे पास ये नॉलेज है तो तू ये यूट्यूब पे क्यों शेयर नहीं करता, तो ज़्यादातर लोग के पास तुम पहुंच पाओगे। तो इसीलिए मैंने ये स्टार्ट किया, और इसीलिए मैंने चैनल का नाम भी रखा दिल से। मतलब सब बात होगी दिल से। और गर्मी की बात कर रहे थे कि, और हाँ, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और कमेंट भी कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और हर रोज़ आते रहो। सुबह शाम 2 वीडियो बनाने का मैं प्लान कर रहा हूँ। अगर ज़्यादातर लोग आएंगे तो मैं ज़्यादा वीडियो बनाऊँगा, यही मेरा प्लान है। तो गर्मी का इफ़ेक्ट क्या होगा इकोनॉमी पे? देखो, गर्मी का इफ़ेक्ट ये होगा कि कोई भी मॉल होगा, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होगी, या कोई भी FMCG कंपनियों का सेल होगा, तो लोग 12 से 3-4 बजे तक बाहर जाना बंद कर देंगे गर्मियों में। तो जो ज़्यादातर सभी प्रोडक्ट का बिक्री 12 से 4 बजे तक कम हो जाएगा। तो ये बहुत ही बुरी चीज़ है, हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। देखो, एयर कंडीशन का बिक्री बढ़ जाएगा, और जो भी गर्मी का प्रोटेक्ट करता है उस सब प्रोडक्ट्स का बिक्री बढ़ जाएगा, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट गर्मी के बढ़ने से हमारी इकोनॉमी पे ज़्यादा होगा। तो आपको ऐसे समझना चाहिए कि गर्मी हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है। अगर हमको गर्मी को बढ़ने से अगले 5-6 साल में 50 डिग्री तक पहुंचने से रोकना है, तो हमें सबसे पहला करना होगा ज़्यादा पेड़ पौधे लगाओ। सारे के सारे जो रोड है उसके आसपास बड़े बड़े नीम के ट्रीज़ होने चाहिए, जो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। अब उसके डीप में नहीं जाएंगे, पर यही कहना था। तो अगर नेक्स्ट टॉपिक हम बात करें तो रशिया से हम ऑयल क्यों बाय करते हैं। आपने देखा होगा कि रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ तो बहुत सारे देशों ने हमको बोला कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, कि एक तरफ अगर आप फ्यूचर में आपको इंडिया का कुछ बुरा हुआ तो हम ऐसे डबल स्टैंडर्ड, आपने डबल स्टैंडर्ड किया है तो हम भी डबल स्टैंडर्ड खेलेंगे। लेकिन इंडिया ने बोला कि देखो, पहली बात यह है कि रशिया हमारा दोस्त है, ठीक है। यूएस हमारा दोस्त बना, उससे पहले का रशिया हमारा दोस्त है।
क्योंकि जब पहले किसी कंट्री ने हम पे हमला करने का सोचा था तो रशिया वो ऐसी कंट्री थी जिसने अपना बहुत बड़ा शिप हमारी कंट्री के पास ला के रख दिया था कि अगर इंडिया पे किसी ने हमला किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तो सबसे पहली बात यह है कि हमको इस वजह से रशिया को सपोर्ट करना है। दूसरी बात यह है कि रशिया को हम ओनली सपोर्ट नहीं कर रहे, हमारे लिए भी ये जितना रशिया के लिए अच्छा है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए चीप ऑयल बाय करना। हम दूसरी कंट्रियों से ऑयल बाय करते हैं लेकिन रशिया से बाय करेंगे क्योंकि अभी रशिया मुश्किल में है, प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है, तो उससे हम बाय करते हैं तो फ़ायदा ये होगा कि वो थोड़ा सा हमको चीप ऑयल मतलब पैसा कम लेगा हमसे, तो हमारी कंट्री के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, तो अगर हम चीप प्राइस में ऑयल बाय करते हैं तो हमारी इकोनॉमी के लिए तो अच्छा ही होगा। इसकी वजह से हम वहाँ पे बाय करते हैं। और तीसरा ये है कि हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि इंडिया अपना डिसीजन खुद लेगा। ये पहले की बात थी कि यूएस या दूसरी कोई कंट्री हमको बोलती थी कि ऐसा करो। मोदी जी ने क्या बोला है कि हमारी पॉलिसी अब ये नहीं है कि हम सभी देशों से इतनी दूरी बना के रखे। पहले हम क्या करते थे कि रशिया से इतनी दूरी बना के रखी है तो अमेरिका से भी दूरी बना के रखेंगे, यूएई से इतनी दूरी बना के रखी है तो पाकिस्तान या चाइना से भी इतनी दूर रखें। अब इंडिया, ये सब एग्जांपल दे रहा हूँ, तो कहने की बात यह है कि अब इंडिया अलग सोचता है। अब इंडिया सोचता है कि उसमें दम है और हम आगे बढ़ सकते हैं। इसकी वजह से ही, यही सोच की वजह से ही हमने रशिया से ऑयल बाय करने का सोचा है और ये बहुत ही बेनिफिशियल है इंडिया के लिए। मैं इसमें कुछ भी गलत नहीं मानता हूँ। रशिया यूक्रेन का वार एक अलग चीज़ है, वो उनका मामला है, उनको देखना है। यूएस चाहता है कि रशिया पूरा का पूरा यूक्रेन वॉर में उलझा रहे और उसमें ही उनके सारे पैसे ख़त्म हो जाए। ये यूएस की ये गंदी सोच है। आपको लगता होगा कि नहीं, यूएस तो चाहता है कि युद्ध रुक जाए ये वो। अरे यूएस का तो इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है। वो कुछ पैसा यूक्रेन को दे रहे हैं क्योंकि यूक्रेन युद्ध लड़ता रहे और रशिया अपने पैसे और इन्वेस्ट करता रहे युद्ध में, और इसी वजह से यूएस रशिया से आगे निकल जाए। लेकिन देखो, बात ये होती है लाइफ में, इतना याद रखना, कर्मा एक ऐसी चीज़ है, तुम मानो ना मानो आपकी है, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन बात यह है कि अगर आपने किसी का बुरा किया है तो वो घूम फिर के वापस आएगा। ठीक है, जैसे कि इंग्लैंड के लोग जो ब्रिटिशर्स थे, हमारे इंडिया पे बहुत राज किया, 300-400 जो भी साल हो हमारे इंडिया पे राज किया। अभी इंग्लैंड की हालत देखो, इंग्लैंड की हालत बहुत ही बुरी हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि उनके कर्मा जो इंडिया को लूट के ले गए, इंडिया के 45 ट्रिलियन डॉलर, कितना 45 ट्रिलियन डॉलर, जो यूएस की अभी पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है ना, जीडीपी 45 ट्रिलियन डॉलर, वो पूरी की पूरी इंडिया से लूट के वो इंग्लैंड ले गए। और बाकी एक बात याद रखना कि बाकी देश भी आए थे हमको लूटने के लिए, वो भी लूट के ले गए। अगर ये सब नहीं हुआ होता तो अभी इंडिया बाकी सब देशों से 100 गुना आगे होता। कितना? 100 नहीं, 1000 गुना आगे होता। इतना इंडिया के पास पैसा था, इतना सोना था, इतना हमारे पास पहले 700-800 साल पहले तो हमारे पास इतने मरी मसाले का व्यापार करते थे, जो स्पाइसेस होते हैं उसका हम व्यापार करते थे, और इतना इंडिया पैसा कमाता था कि तुम सोच भी नहीं सकते। पर जो भी हुआ, हमसे पहले गलती हुआ है, लेकिन अभी जो मोदी जी चुन के आए हैं, और अभी मुझे लगता है कि नेक्स्ट इलेक्शन में भी मोदी जी आएंगे, तो इंडिया का बहुत ही तरक्की होगी। और मैं तो चाहता हूँ इंडिया 100 गुना आगे बढ़े और जो सोने की चिड़िया थी ऐसी ही चिड़िया वापस बने। और रशिया से ऑयल बाय करने का यही टॉपिक के बारे में मैं बात करना चाहता था कि हम बाय कर रहे हैं ऑयल, तो ठीक है, अच्छी बात है। चलो, अभी कथा 15-17 मिनट हो गए, अभी हम बात करेंगे कथा का चिंतन, मतलब आपके क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, नमस्ते सर, मेरा नाम मयंक है। सर, मुझे आईआईएम में पढ़ना चाहिए या स्टॉक मार्केट चालू कर देना चाहिए? देखो, स्टॉक मार्केट ऐसा पैशन है, अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में पैशन है तो मैं तो यही सोचूंगा, अगर मैं यूनी में होगा तो मैं तो यही सोचूंगा कि कॉमर्स पढूं, सीए पढूं
और पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट के बारे में जो भी बुक्स हो, मतलब जो फेमस इन्वेस्टर्स की बुक्स हो, ट्रेडिंग की बुक्स हो, फाइनेंशियल जो फंडामेंटल्स, टेक्निकल एनालिसिस जो भी हो, मैं उसको बराबर 3-4 साल तक ऐसा पढ़ूंगा, मतलब पूरा का पूरा घिस डालूंगा, और फिर मैं स्टॉक मार्केट में आऊँगा। देखो, स्टॉक मार्केट में आने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या ज़रूरी है? पैशन। अगर आपको स्टॉक मार्केट को अपना पैशन नहीं है ना, तो आपको अपने आप इन्वेस्टिंग ही नहीं करना चाहिए। स्टॉक मार्केट ऐसी चीज़ मत समझो कि आज मैंने ये स्टॉक ले लिया और ये ऊपर चला जाएगा, या मैंने 15-20 स्टॉक बहुत ही डाइवर्सिफाई करके बनाया है तो मुझे अच्छा रिटर्न आ जाएगा। कभी कभी रिटर्न अच्छा आ जाता है तो उसको लक समझो, लेकिन आपको स्टॉक मार्केट को समझने के लिए उसको 24/7 देना पड़ेगा। मतलब 24 घंटा 7 दिन आपको स्टॉक मार्केट की हर न्यूज़ पढ़नी पड़ेगी। स्टॉक मार्केट एक फिजिकल वर्क नहीं है, एक मेंटल गेम है। आपको मेंटल तरीके से सोचना पड़ेगा, आपको अपना ब्रेन यूज़ करके सोचना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट कहाँ पे जा सकता है, कैसे परफॉर्म कर सकता है। और वो एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 5 साल में नहीं आ जाता। स्टॉक मार्केट ऐसी चीज़ है, आप 50-50 साल तक स्टॉक मार्केट में हो तो भी कुछ ना कुछ न्यूज़ ऐसी आती है जो आपको सोचने में मजबूर कर देती है कि इसका इफ़ेक्ट स्टॉक मार्केट पे कैसे आएगा। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आपको आईआईएम में पढ़ना चाहिए या स्टॉक मार्केट चालू कर देना चाहिए। तो मैं ये बोलूँगा, आईआईएम का ऑफ़र मिला है तो मैं आईआईएम में जाना पसंद करूँगा, लेकिन अपना ज़्यादातर समय आईआईएम में मैं अच्छा स्कोर्स लाने का पसंद करूँगा, लेकिन अपने फ्री टाइम में मैं स्टॉक मार्केट पढ़ूँगा, मूवीज़ देखूँगा, वो सब ठीक है, घूमने जाऊँगा, वर्कआउट करूँगा, वो सब ठीक है, लेकिन अपना जो भी फ्री टाइम होगा मैं स्टॉक मार्केट में दूंगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप आईआईएम से पढ़ते हो तो आप स्मार्ट तो बने हुए, क्योंकि आईआईएम का कोर्स भी कोई इजी नहीं होता, उससे भी आपका इकोनॉमिक नॉलेज बढ़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जब आप 3-4 साल आईआईएम में पढ़ते हुए स्टॉक मार्केट में देंगे तो आपका मतलब बहुत ही, आप दूसरे लोगों से बहुत ही आगे बढ़ जाओगे। और देखो, स्टॉक मार्केट में आने के लिए जल्दी मत करो। अगर आपको समझ नहीं है तो मैं सोचता हूँ कि आपको म्यूचुअल फंड के द्वारा इन्वेस्टिंग करना चाहिए। और हाँ, अगर आपको मेरा फेवरेट स्टॉक्स कौन से है, मेरे फेवरेट म्यूचुअल फंड कौन से है, मैं कौन से स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड को फॉलो करता हूँ, इसको देखने के लिए कमेंट और डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए और आप फॉलो कर सकते हैं। वो फ्री नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो यही बोलूँगा, आईआईएम में पढ़िए, लेकिन स्टॉक मार्केट को अपना पैशन बनाइए। और आपके पास 50-60-100 करोड़ रुपया है तो मैं तो, और आपका स्टॉक मार्केट पैशन है, तो मैं बोलूँगा कि आप स्टॉक मार्केट में जाइए और सारी किताबें पढ़िए 3-4 साल तक। और फिर, क्योंकि 50-60 करोड़ रुपये है तो आपका खाने पीने की कोई चिंता नहीं है, बिज़नेस चालू करने की कोई चिंता नहीं है, इन्वेस्टिंग करने के लिए कोई जल्दी नहीं है। ये 50-60 करोड़ रुपया है तो आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो म्यूचुअल फंड के थ्रू, और आपको 3-4 साल तक अच्छा रिटर्न मिलता रहेगा। अभी तो म्यूचुअल फंड भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और उसके बाद आपको 3-4 साल के बाद अगर आपको मास्टरी हो जाए स्टॉक मार्केट में तो आप अपना खुद का इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। 1-2 करोड़ से पहले स्टार्ट कर सकते हो, या फिर 10-20 लाख से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सर, नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ का झटपट एनालिसिस कीजिए। ऑलराइट, नज़ारा टेक्नोलॉजीज़, आपने सुना ही होगा कि नज़ारा टेक्नोलॉजी एक गेमिंग कंपनी है। तो ये रहा, गेम्स एंड स्पोर्ट्स मीडिया प्लेटफॉर्म की कंपनी है। देखो, मार्केट कैप इतना ज़्यादा नहीं है, पी रेशियो ज़्यादा है। जब पी रेशियो 50-60 के ऊपर होता है ना, तो वो ज़्यादा ही कहना चाहता है। लेकिन अब देखते हैं, ROE कुछ भी नहीं है, ROC कुछ भी नहीं है, बुक वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन आप देखो, कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करो तो सबसे पहले ये भी देख सकते हो कि अगर आपको कंपनी के बारे में ज़्यादा पता नहीं है तो उस कंपनी ने पिछले 3 साल से, या फिर जब से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुई है तब से अच्छा परफॉर्म किया है। देखो, ये नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ कौन सी कंपनी है, मैं पहले आपको बता देता हूँ। ये कंपनी है जिसमें राकेश झुनझुनवाला ने इन्वेस्ट किया था, जब तक मेरा नॉलेज है। और एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि आपने, वो इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपने नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ में क्यों इन्वेस्ट किया है, तो उन्होंने बोला कि मैंने अपनी बीवी को देखा कि वो गेम खेल रही थी और ज़्यादातर अपना टाइम गेम खेलते हुए स्पेंड कर रही थी। तो उन्होंने सोचा कि इंडिया में तो 1.4 बिलियन लोग हैं, ऐसे कितने सारे लोग होंगे जो इनकी गेम डाउनलोड करेंगे, तो इसका प्रॉफिट बढ़ सकता है इसकी वजह से। तो इसका झटपट एनालिसिस करते हैं। तो जब से ये लिस्टेड हुई है 835 से गई 1500, सबको लगा राकेश झुनझुनवाला की कंपनी है,
तो प्रॉफिट अच्छा ही करती रहेगी, लेकिन इन्होंने प्रॉफिट अच्छा नहीं किया होगा। और दूसरी बात क्या है, देखो इसका पी रेशियो देखो, जब से लिस्टेड हुई है ना 272 का पी रेशियो, अभी लोगों ने पीट पीट के 65 पे ला दिया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है पी रेशियो, क्योंकि यार 200-300 के पी रेशियो में कब स्टॉक रहेगा। अगर ये कंपनी 50-60% ईयर ऑन ईयर बढ़ती तो इसका पी रेशियो 200-300 भी चल जाता। लेकिन देखो ये कितना, पिछले 3 साल से 36% से इसका सेल्स बढ़ रहा है और प्रॉफिट ग्रोथ 97%। अब 97% क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे पहले ये बच्चू लोग हैं ना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं करते थे, अभी यहाँ से यहाँ ज़्यादा प्रॉफिट किया है। लेकिन यहाँ से ये 3 साल का प्रॉफिट देखो, इनका ज़्यादा प्रॉफिट ही नहीं बढ़ा है। 50 का 70 होना चाहिए या 80 होना चाहिए, 80 का 120 होना चाहिए। इस हिसाब से अगर ये कंपनी बढ़ती तो ठीक है। फिर अगली बार देखते हैं कि FII ने क्या किया है, 8.96 से यहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है, ठीक है। और DII ने क्या किया है, DII ने भी अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। पब्लिक ने क्या किया है, पब्लिक ने पैसा बेचा है, ठीक है। देखो अगर मुझे इन्वेस्टिंग, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछना है, लेकिन मैं आपको ये समझाता हूँ कि एनालिसिस कैसे करते हैं, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछना है। और अगर आपको एनालिसिस करना आता है तो आपको अपना डिसीजन खुद लेना है। लेकिन मैं ऐसी कंपनियों को इन्वेस्ट करने के लिए मैं बचता हूँ, क्योंकि ऐसी कंपनियाँ क्या होती है यार, अगर आपने पिछले 3 या 5 साल से कंसिस्टेंटली आपका स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा है तो आपके मैनेजमेंट में कुछ गड़बड़ होगा। मैनेजमेंट में गड़बड़ होगा ये एक चीज़ नहीं होती, मैनेजमेंट अच्छा हो, प्रॉफिट भी बढ़ रहा हो, लेकिन आपका पी रेशियो 200-300 का पी रेशियो हो, तो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करने का रिस्क नहीं लेना चाहिए। ज़्यादातर 20-30 का पी रेशियो हो या 20 के अंदर हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करो और वो कंपनियों का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ता रहे, तो वो कंपनियों में इन्वेस्ट करना अच्छा रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सर बुल मार्केट में क्या अच्छा स्टॉक लो पी पर मिल सकता है क्या? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। बुल मार्केट जब होता है, जब बहुत ही तेज़ी छाई हुई है, तो क्या आपको अच्छा स्टॉक लो पी रेशियो पे मिल सकता है? तो मैं बोलूँगा ऐसा स्टॉक मिलना मुश्किल होता है। आपको वैसे स्टॉक लो पी पे मिल जाएंगे जिसका अर्निंग 1 क्वार्टर में या 2 क्वार्टर में या 1 साल में थोड़ा सा कम आया है और उसकी वजह से उसका प्राइस, स्टॉक प्राइस नीचे चला गया है, उसकी वजह से उसका पी रेशियो कम हो गया है। तो आप ये सोच सकते हो कि ऐसे स्टॉक आपको मिल जाएंगे। लेकिन बात ये भी है भाई कि आपको ऐसे लो पी रेशियो वाले स्टॉक मिल तो जाएंगे अच्छी कंपनियों के, जैसे कि पीडीलाइट कंपनी है, ठीक है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, कंसिस्टेंटली ऊपर जा रही है, मैनेजमेंट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। और या फिर टाइटन हो, कोई भी कंपनी हो, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ऐसी कंपनियों ने क्या हुआ कि किसी एक प्लांट में वहाँ पे बहुत बड़ी आग लग गई, या उनके 5 प्लांट है, इसमें से 2 प्लांट में आग लग गई, उनका सेल्स कम हो गया, उसका 2-3 क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा नहीं आया या फिर 1 साल का रिजल्ट नहीं आया, तो उसका पी रेशियो डाउन हो गया, क्योंकि उसकी स्टॉक प्राइस डाउन हो गई, क्योंकि उसका सेल्स ग्रोथ भी कम हो गया था। तो आपको पता है कि ये कंपनी ने कुछ गड़बड़ नहीं किया है, इस कंपनी का पी रेशियो इसलिए डाउन हुआ है क्योंकि उसके 2 प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जहाँ से वो सारी प्रोडक्ट्स बना रहे थे, वो 2 प्लांट में आग लग गई है। तो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना सही है बुल मार्केट में, कि आपको पता है कि ये कंपनी का मैनेजमेंट स्मार्ट है, फिर से 2 प्लांट जल्दी से खड़ा कर देगा और फिर से उसका सेल्स ग्रोथ आता रहेगा और बढ़ जाएगा। तो ये स्मार्ट मूव है, उसको बोलते हैं स्मार्ट ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग। लेकिन आप सोचो कि बुल मार्केट में, जैसे कि अभी बुल मार्केट ही चल रहा है, तो अभी अच्छे स्टॉक है ना लो पी पे मिलना मुश्किल होता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि सिक्लिकल स्टॉक होते हैं, उसके पी रेशियो अप डाउन होते रहते, लेकिन मैं सिक्लिकल स्टॉक में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करता हूँ। तो यही मेरा आंसर है। अभी कुछ और 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो, सर मैं गांव में रहता हूँ, मेरी फैमिली के पास बहुत पैसे हैं, मैं बिज़नेस करूँ या इन्वेस्टिंग करूँ? देखो, बहुत ही क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, लेकिन मेरा आंसर ये होगा कि आपको इन्वेस्टिंग का पता है, इन्वेस्टिंग कैसे काम करता है। तो अगर मैं होता तो मैं तो इन्वेस्टिंग करता, क्योंकि इन्वेस्टिंग जैसी आपके पास बहुत पैसे हैं, जैसे कि 50 करोड़, 100 करोड़ या 5 करोड़ या 10 करोड़, और आपको खाने पीने की चिंता नहीं है, घर है आपको, अपना घर है, तो आपको इन्वेस्टिंग के जैसा तो कोई बिजनेस ही नहीं है। मतलब इन्वेस्टिंग ऐसी चीज़ है ना कि आप जितना चाहो ना उतना पैसा बना सकते हो अगर आपको इन्वेस्टिंग करना आता है।
स्टॉक्स है ना 100 गुना होते हैं, 1000 गुना होते हैं, 2000 गुना होते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ। तो इन्वेस्टिंग चीज़ जैसी तो कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन आपको इन्वेस्टिंग करना नहीं आता है तो आप ऐसा कर सकते हो कि अगर गांव में आपको कोई परेशान कर रहा है, सब लोग बोलेंगे कि वो सारा दिन घर बैठा रहता है, कुछ करता नहीं है, तो आप अपना कोई छोटा सा ऐसा बिजनेस करो कि जहाँ आपको ज़्यादा पैसे कैपिटल इन्वेस्ट ना करना पड़े और आपका खर्चा पानी निकले, साल 10 साल आपका प्रॉफिट बढ़े। ऐसा कोई छोटा सा बिजनेस कर दो और ज़्यादातर पैसे म्यूचुअल फंड में डालो या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से मिलो, उसकी राय लो और उस तरह से आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो। फिर धीरे धीरे क्या करो, 2 3 4 साल 5 साल अपना टाइम दो इन्वेस्टिंग को समझने के लिए। आप स्टॉक मार्केट की बहुत सारी बुक्स है वो पढ़ सकते हो। सबसे पहले पढ़ो फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरी पढ़ो टेक्निकल एनालिसिस। ये दो पढ़ो, हर रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ो। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है लोग बुक्स पढ़ते हैं लेकिन न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। इकोनॉमिक्स टाइम न्यूज़पेपर पढ़ो, आपका रीजनल जो न्यूज़पेपर आता है उसके अंदर स्टॉक मार्केट के न्यूज़ आते हैं, तो वो सब पढ़ना चाहिए। उसके वजह से आपका 2-3, मुझे लगता है 2-3 साल में अगर आप एक भी दिन मिस नहीं करते और हर रोज़ कंसिस्टेंटली ऐसे तुम न्यूज़ पढ़ते हो, तो आपको मैं वादा करता हूँ कि आप बहुत कुछ सीख जाओगे और फिर अपने हिसाब से छोटा अमाउंट से इन्वेस्टिंग करना अपना स्टार्ट कर सकते हो। और म्यूचुअल फंड भी सही है। अगर आपको मेरा म्यूचुअल फंड या कौन से स्टॉक्स को मैं फॉलो करता हूँ वो देखना है, वहाँ पे मेरा इन्वेस्टिंग भी हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से इन्वेस्टिंग करना। इसीलिए मैं सारे वीडियो में डिस्क्लेमर देता हूँ और मेरे प्रोफाइल में भी, मेरे डिस्क्रिप्शन में भी आपको डिस्क्लेमर मिल जाएगा। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिए और या फिर मेरे कमेंट में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप क्लिक करके मैं कौन से स्टॉक्स को या म्यूचुअल फंड को फॉलो करता हूँ या मुझे पसंद है वो आप देख सकते हो। अभी एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। सर, इलेक्शन में सब पार्टियां सब फ्री देने का वादा करते तो कैसे अच्छी पार्टी चुने? देखो, आपको जिसको भी वोट देना हो अपने हिसाब से सोच के वोट देना। मैं आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ। मैं सोचता हूँ मैं किसको वोट करूँगा। देखो, अभी क्या हुआ है कि कुछ पार्टियों ने स्टार्ट कर दिया है कि सब कुछ बिजली मुफ्त दे दो, पानी मुफ्त दे दो, या जो भी है सब कुछ मुफ्त देने का स्टार्ट कर दिया है। तो दूसरी पार्टियाँ भी उसको फॉलो करेगी, ऑब्वियसली बात है। लेकिन मैं सबसे पहला क्या देखूँगा पता है? सबसे पहला देश की आंतरिक सुरक्षा और एक्सटर्नल, बाहर से जो कंट्री हमला करेगी उस सबसे कौन सी पार्टी हमको बचाएगी, कौन सी गवर्नमेंट है जो सबसे स्ट्रांग है, सबसे लड़ सकती है, मतलब सीना तान के लड़ेगी। मैं उस पार्टी को पहले वोट दूंगा, क्योंकि मेरे और मेरे फैमिली की सेफ्टी, मेरे पूरे रिलेटिव्स की सेफ्टी, मेरे देश वालों की सेफ्टी, सबकी सेफ्टी का मैं परवाह करूंगा। और दूसरी बात है, जो बाहर की कंट्री आके हमला करेगी तो कौन सी ऐसी पार्टी है जो हमको प्रोटेक्ट करेगी, उसको मैं सबसे पहला वोट दूंगा। इसीलिए मुझे मोदी जी पसंद है। आपको कोई और पसंद हो तो मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, अपना वोट अपने हिसाब से डालना चाहिए। तो आज का वीडियो, ये कथा नंबर 5 यहीं तक रखते हैं और अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मेरे स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड को फॉलो या देखना हो तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में। और तीसरी बात है कि कमेंट करना, आपके क्वेश्चन मैं यहाँ पे ज़रूर लूँगा और हम डिस्कस करेंगे, आराम से दिल से बात करेंगे। इसीलिए मैंने ये चैनल का नाम रखा है दिल से रे।